प्यारे बच्चों, हमने आप सभी को पढ़ाया हुआ है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो आपने पढ़ा वो टॉपिक और जो आज अभी पढ़ाएंगे ये सारे टॉपिक 2 साल पहले एक नए पाठ में हुआ करते थे। पाठ का नाम ही था ड्वेल नेचर ऑफ लाइट या द्वितीय प्रकृति, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति। लेकिन बच्चों, हमने जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया था कल की क्लास में कि प्रकाश की द्वितीय प्रकृति अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के चैप्टर में शामिल हो गई है। मतलब इसी चैप्टर में इसको पढ़ लिया जाता है और एक्सरे वाला चैप्टर था वो कोर्स से हटा दिया गया है, बुक से भी हट गया है। किसी बुक में अब आप एक्सरे का चैप्टर नहीं पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा जरा, चैप्टर का नाम है प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, प्रकाश का ड्वेल नेचर। प्यारे बच्चों, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रकाश की तरंग प्रकृति, तरंग नामक चैप्टर का पहला लेसन। तो उसमें डिस्कस किया जाएगा कि प्रकाश होता क्या है। साइंटिस्ट न्यूटन ने प्रतिपादित किया था कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है, कणों के रूप में उत्सर्जित होता है। मतलब उन्होंने बहुत सारा इवेंट दिखाया और माना कि प्रकाश असंख्य छोटे छोटे कणिका समूह होता है, प्रकाश में कण का नेचर होता है। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसी घटनाएं थी जो प्रकाश को कण मानकर नहीं सिद्ध की जा सकती थी और कणिका सिद्धांत में दोष हुआ था। तो हाइगेंस नामक एक साइंटिस्ट उत्पन्न हुए, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, और जिन्होंने जो है प्रकाश में तरंग प्रकृति की खोज की। बहुत सारी ऐसी घटनाएं दिखाया कि जिससे प्रतिपादित होता है कि प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है, प्रकाश तरंग होती है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक का। सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की। जैसा कि अभी अभी आपने पढ़ा है कुछ दिनों पहले कि किसी सतह पर प्रकाश का आपतन सतत या निरंतर ना होकर ऊर्जा के पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। माने किसी सतह पर प्रकाश लगातार नहीं गिरता, बल्कि ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में थोक के भाव में प्रकाश किसी सतह पर गिरता है या आपतित होता है। और मैक्सवेल प्लांक ने ये बताया कि किसी सतह पर प्रकाश का आपतन लगातार या सतत न होकर ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में गिरता है या होता है। ऊर्जा के यही पैकेट या बंडल क्वांटा या फोटान कहलाते हैं। और इस प्रकार आपने पढ़ा कि प्रकाश का आपतन किसी सतह पर फोटानों के रूप में होता है, क्वांटा के रूप में होता है। और मैक्सवेल प्लांक ने ही बहुत सारे रिसर्च करके यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक फोटान में निहित ऊर्जा फोटान की आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। E बराबर एच न्यू, ये प्लांक का क्वांटा सिद्धांत या प्लांक का फोटान सिद्धांत आया था। तो बच्चों, यहाँ मैं आपको एक हेडिंग समझा रहा हूँ कि जो प्रकाश फोटान है उनके अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटान्स, फोटानों के गुण क्या क्या होते हैं। बेवकूफ बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो गुण प्रकाश का होगा वही गुण प्रकाश फोटान का होगा। तो प्रकाश के गुण तो अंडरस्टूड है, आपको पता है, बोल डालो वही फोटान के गुण हो जाएंगे। तो लिखा दिया मैंने, अभी समझा दे रहे, सुन लीजिए। किसी सतह पर प्रकाश फोटानों के रूप में उत्सर्जित होता है और प्रकाश फोटान एक सीधी रेखा में, नियत रेखा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हैं। पहला गुण, अरे प्रकाश के गुण तो है यही, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो वही बोल रहा हूं कि किसी सतह पर
आपतित प्रकाश फोटान सतह से उत्सर्जित होने पर सीधी रेखा में और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हैं। ये जो है गुण हो गया प्रकाश फोटानों का। दूसरा प्रकाश फोटान समान आवृत्ति वाले प्रकाश फोटान या समान तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश फोटानों की ऊर्जा hν होती है या hc/λ होती है। दूसरा विलक्षण है प्रकाश फोटानों का कि अगर फोटान की आवृत्ति न्यू है तो फोटान की ऊर्जा hν होगी, और अगर फोटान की तरंगदैर्घ्य λ है तो फोटान की जो है ऊर्जा hc/λ होगी। ये दूसरा विलक्षण है, दूसरा गुण है। प्रकाश फोटान एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाते हैं तो उनकी आवृत्ति समान बनी रहती है, नहीं बदलती। चौथा गुण कि प्रकाश फोटान जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उनकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है और इस कारण उनका वेग बदल जाता है। प्रकाश फोटान निर्वात में सदैव सभी फोटान एक ही वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के चाल से या वेग से चलते हैं। चौथा 5वां गुण है। और ऐसे ही बोल सकते हो कि निर्वात में या एक ही माध्यम में सभी फोटान एक ही स्पीड या एक ही वेग से चलते हैं। माध्यम बदलने पर फोटानों का वेग बदल जाता है, अलग अलग फोटान की स्पीड अलग अलग हो जाती है। किसी सतह पर आपतित प्रकाश फोटानों की आवृत्ति का सूत्र I = nhν होता है, जहां n प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटानों की संख्या है और फोटान आवृत्ति या तीव्रता का मात्रक वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। ये बच्चों फोटानों के अभिलक्षण है, यही मैंने लिखाया। फोटान के अभिलक्षण मतलब प्रकाश के अभिलक्षण। पहले क्या बोलोगे बेटा कि किसी सतह पर प्रकाश फोटानों के रूप में आपतित होता है। सतह से उत्सर्जित फोटान सीधी रेखा में और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हैं। प्रकाश फोटान निर्वात में सभी एक समान वेग से 3 × 10⁸ की स्पीड से चलते हैं। प्रकाश फोटान माध्यम बदलने पर इनकी आवृत्ति नहीं बदलती, माध्यम बदलने पर तरंगदैर्घ्य और वेग बदलता है। प्रकाश फोटान की तीव्रता I nhν होती है। प्रकाश फोटान की अगर आवृत्ति न्यू है तो ऊर्जा hν होगी, तरंगदैर्घ्य λ है तो ऊर्जा hc/λ होगी। तो ये बातें आपको समझ में आई। इज दैट ओके? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट बड़ी खतरनाक चीज है। प्रकाश परकसुआ बड़ी खतरनाक चीज है। ध्यान से देखिए और सुनिए। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे आप सभी से, आप लोगों ने सुना नहीं मेरी बातों को। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा, प्रकाश की तरंग प्रकृति, तरंग का पहला लेसन। तो अब इधर पीछे बढ़ा दो तो फिर तरंग में पहुंचो। पहला उद्देश्य है प्रकाश और तरंग, सारे बच्चों को रिवाइज कर देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, प्रकाश की तरंग प्रकृति वाले लेसन में आपको समझाऊंगा कि न्यूटन चाचा एक साइंटिस्ट थे, जानते ही हो न्यूटन को, आप सुनते आ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि जैसे अगर कोई प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश निकलता है, तो न्यूटन की थीसिस थी कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य छोटे छोटे अदृश्य कणों के रूप में बाहर निकलता है और जो बहुत तीव्र वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलते हैं। तो जब प्रकाश कणों के रूप में चलता है माने कणों में द्रव्यमान होता है, वेग होता है तो माने कणों में ऊर्जा है, माने प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है।
ये बात सत्यापित होती है। और इतने अधिक वेग से ये कण निकल रहे हैं कि माध्यम में कोई भी प्रतिरोधी बल इनकी गति की दिशा को प्रभावित नहीं कर पाता, अर्थात ये सीधी रेखा में चलते हैं। और जब जो है ये प्रकाश कणिकाएं किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो छोटी बड़ी होने के कारण आगे पीछे आती हैं, मतलब वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। और प्रकाश की ये कणिकाएं जब किसी सतह पर पड़ती हैं तो सतह के आभासी प्रतिक्रिया बल के कारण इनका मार्ग विचलित होते होते ये जो है परावर्तन और इसी प्रकार अपवर्तन की घटना दिखाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमको उस चैप्टर में नहीं जाना है, बस इतना माइंड मेकअप करके समझ लेना है कि न्यूटनवा जो बताया कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य छोटे छोटे कणों के रूप में उत्सर्जित होता है, माने प्रकाश में कण प्रकृति होती है, कण स्वभाव होता है, प्रकाश कणिका रूप है, कणों का संग्रह है। ठीक है। और साथ ही साथ बेटा प्लांक क्वांटम सिद्धांत दिए तो उन्होंने भी यही बताया कि प्रकाश किसी सतह पर छोटे छोटे फोटानों या कणिकाओं के रूप में आपतित होता है जो ऊर्जा कण होते हैं, और जब उनमें वेग है और ऊर्जा है तो इसका मतलब उनमें द्रव्यमान होगा, माने प्रकाश कणिकाओं का समूह है। इस बात को और बल मिला क्वांटम सिद्धांत के जो है आ जाने से, न्यूटन के सिद्धांत को बल मिला। लोग ये स्पष्ट समझने लगे कि प्रकाश कणिकाओं का समूह है, प्रकाश में कण प्रकृति होती है, कण स्वभाव होता है, प्रकाश कुछ और नहीं कणिकाएं हैं। और उसके बाद बेटा दो और धुरंधर वैज्ञानिकों ने, जैसे जे थॉमसन ने 1900 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, तो उसमें भी यही बात पता लगी कि प्रकाश ऊर्जा जब जो है अवशोषित करते हैं धातु इलेक्ट्रॉन, तो वे प्रकाश इलेक्ट्रॉन के रूप में उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ प्रकाश कणिका के रूप में आपतित हुआ है और हर कण ने अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दिया और अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन के रूप में उत्सर्जित हुए। माने एक और इस घटना ने, इस खोज ने यह जो है मजबूत कर दिया कि भाई सभी लोग मानने लगे, साक्ष्य जो तमाम धीरे धीरे आ रहे हैं इससे स्पष्ट होने लगा कि प्रकाश कणिका रूप ही होता है, प्रकाश में कणिकाओं का समूह है, प्रकाश कणिका स्वरूप रखते हैं, प्रकाश में कण प्रकृति होती है। 1924 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए हैं कॉम्पटन साहब, बीएससी सेकंड ईयर में, इनका एक पेडिकल पढ़ोगे जिसे कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो कॉम्पटन प्रभाव में भी यही प्रतिपादित हुआ कि प्रकाश कण स्वरूप रखता है, प्रकाश जो है कण प्रकृति दिखाता है। तो अब हमारी बातों को इकट्ठा करके सुनो। प्रकाश के संदर्भ में बहुत सारी घटनाएं ये प्रतिपादित करती हैं कि प्रकाश में कण प्रकृति होती है, प्रकाश असंख्य छोटे छोटे कणों के रूप में किसी सतह से उत्सर्जित होता है। माने प्रकाश कणिकाओं का संग्रह है, कणिकाओं का समूह है, प्रकाश में कण स्वभाव या कण प्रकृति पाई जाती है। न्यूटन ने इस बात को प्रतिपादित किया, मैक्सवेल के क्वांटम सिद्धांत से ये बात प्रतिपादित हुई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से ये बात प्रतिपादित हुई, कॉम्पटन प्रभाव से भी ये बात प्रतिपादित हुई। कहने का तात्पर्य है कि आप सभी लोग समझिए, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन की थियरी के अनुसार, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के सिद्धांत से, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत से, कॉम्पटन प्रभाव जैसी घटना से, इस तरह की सभी घटनाओं से यह प्रतिपादित होता है कि प्रकाश में कण प्रकृति होती है, प्रकाश कणिका स्वभाव रखता है, कण नेचर प्रकाश में होता है। लेकिन बच्चों बाद में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिन्हें प्रकाश को कण मानने पर नहीं प्रतिपादित किया जा सकता था। हाइगेंस एक साइंटिस्ट हुए हैं और हॉलैंड के वैज्ञानिक थे
जिन्होंने एक अपना मत दिया था कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में बाहर निकलता है और माध्यम के कण से जब ये तरंगे टकराती हैं तो माध्यम के कण भी तरंगति करने लगते हैं और इस प्रकार तरंगे निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं और प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता रहता है। तो कहने का मतलब है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि प्रकाश उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्टों ने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश में तरंग प्रकृति होती है, प्रकाश तरंग स्वभाव दिखाता है और जब तक प्रकाश को तरंगे ना माना जाए तब तक कुछ घटनाएं जो प्रकाश में होती है जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, विस्पंद, ध्रुवण, इन घटनाओं को सिद्ध ही नहीं किया जा सकता, प्रतिपादित ही नहीं किया जा सकता। प्रकाश ये घटनाएं दिखाता है। प्रकाश में व्यतिकरण होता है, आगे पढ़ोगे तरंग में। प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। ये व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, विस्पंद, ये सारी घटनाएं तभी सिद्ध हो सकती हैं जबकि प्रकाश को तरंगे माना जाए। तो कहने का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत सारा लॉजिक और बहुत साइंटिस्टों का नाम लिया, बहुत सारी घटनाओं का, जिनके द्वारा यह सिद्ध हुआ था कि प्रकाश क्या है, कण है। प्रकाश में कौन सा स्वभाव होता है, कणों वाला स्वभाव होता है, माने प्रकाश में कण प्रकृति होती है। लेकिन अब सबसे पहले हमने नाम लिया मैक्सवेल का, जिन्होंने क्या बताया कि प्रकाश उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। फिर नाम लिया हाइगेंस का। हाइगेंस ने प्रतिपादित किया कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंग के रूप में उत्सर्जित होता है। साथ ही साथ प्रकाश में व्यतिकरण की घटना, विवर्तन की घटना, ध्रुवण की घटना, डॉपलर प्रभाव की घटना प्रकाश में संपन्न होती है। प्रकाश इन सब घटनाओं को प्रदर्शित करता है और ये सब घटनाएं तभी संपन्न होंगी जबकि प्रकाश एक तरंग हो, क्योंकि ये सारी घटनाएं तरंग नेचर है, तरंग प्रकृति की है। तो इसका मतलब बेटा मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत और प्रकाश में व्यतिकरण, विस्पंद, ध्रुवण, डॉपलर प्रभाव जैसी घटनाएं का होना यह प्रतिपादित करता है कि प्रकाश में तरंग प्रकृति भी होती है। तो हमने कुछ परिघटनाओं के द्वारा, कुछ लॉजिक के द्वारा देखा कि प्रकाश में कण प्रकृति होती है। अगर प्रकाश को कण प्रकृति नहीं माना जाए, कहा जाए कि प्रकाश कण प्रकृति नहीं रखता, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना गलत हो जाएगी, कांपटन प्रभाव की घटना गलत हो जाएगी। जब तक जो है प्रकाश को कण नहीं माना जाएगा तब तक ये दोनों घटनाएं सत्यापित नहीं हो सकती। और अगर प्रकाश को तरंग न माना जाए तो व्यतिकरण, विस्पंद, ध्रुवण जैसी तरंग घटनाएं प्रकाश जो दिखाता है वो सब गलत हो जाएंगी। तो कहने का मतलब कुछ परिघटनाओं और नियमों, लॉजिकों में यह प्रतिपादित होता है कि प्रकाश में कण प्रकृति होती है, प्रकाश कण है। और कुछ परिघटनाएं ये सत्यापित करती हैं कि प्रकाश में तरंग स्वभाव प्रतिपादित होता है, प्रकाश तरंग प्रकृति रखता है। तो अब ये समझ में आ गया कि प्रकाश में, बाद में वैज्ञानिकों ने जब जो है हार मान ली तो ये मान लिया कि प्रकाश में भैया दोनों प्रकृति होती है। लाइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टॉपिक विच शोज बोथ नेचर, माने प्रकाश दुनिया का इकलौता अवयव है जिसमें दोनों स्वभाव प्रतिपादित होते हैं, तरंग प्रकृति का भी, कण प्रकृति का भी। और इसलिए कहा गया कि प्रकाश में ड्वेल नेचर होता है, दोगला स्वभाव होता है, इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, तरंग प्रकृति भी और कण प्रकृति भी। तो अब आप समझ भी गए, समझा भी लेंगे कि काफी घटनाएं प्रकाश के तरंग प्रकृति को बल देती हैं और काफी घटनाएं प्रकाश के कण प्रकृति को बल देती हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रकाश में तरंग प्रकृति भी होती है, प्रकाश में कण प्रकृति भी होती है, अर्थात प्रकाश में ड्वेल नेचर होता है, द्वैती प्रकृति होती है, दोहरा स्वभाव, दोहरा गुण होता है।
और बच्चों 1924 ईस्वी में प्रकाश में कैसा नेचर होता है? ड्वेल नेचर, दोहरा स्वभाव होता है। प्रकाश में द्वैती प्रकृति होती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, द्रव्य तरंगे, मटेरियल वेव, मैटर वेव भी कहते हैं। 1924 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए हैं लुईस दी ब्रोगली। कौन साइंटिस्ट बेटा? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लुईस दी ब्रोगली। इन्होंने पहले तो प्रकाश के संदर्भ में ये बातें देखी। किसमें? ये देखा कि प्रकाश में ड्वेल नेचर होता है। प्रकाश में तरंग प्रकृति भी होती है और प्रकाश में कण प्रकृति भी होती है। और प्रकाश फोटॉन उदासीन अवयव है, माने इसका मतलब कोई अनावश्यक चीज है तो उसमें दोनों नेचर है, ड्वेल नेचर और तरंग नेचर और कण नेचर। लेकिन उसके बाद बेटा इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर करते रहते हैं तो वे अपने पीछे तरंगे उत्सर्जित करते रहते हैं। तो माने आवेशित कण में भी ड्वेल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन में कण स्वभाव भी होता है, तरंग स्वभाव भी होता है। तो अब दुनिया में दो अवयव ऐसे हो गए कि जिनमें दो दो स्वभाव दिख रहा है, फोटॉनों में और इलेक्ट्रॉनों में। फोटॉन ड्वेल नेचर दिखा रहा है, कण प्रकृति तरंग प्रकृति दिखा रहा है, और इलेक्ट्रॉन भी ड्वेल नेचर दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन में भी कण स्वभाव और तरंग स्वभाव है। दोनों मगर दो अलग अलग चीजें हैं। फोटॉन उदासीन अवयव है, इलेक्ट्रॉन आवेशित अवयव है। जिसका मतलब ड्वेल नेचर उदासीन अवयव में भी हो सकता है और आवेशित अवयव में भी हो सकता है ड्वेल नेचर। तो लुईस दी ब्रोगली ने बहुत सारा प्रयोग किया, तो एक बात इनके सामने समझ में आई कि दुनिया का कोई कण, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, दुनिया का कोई कण अगर गतिशील होता है, गति करता रहता है, तो वो अपने पीछे तरंगे छोड़ता रहता है, तरंग बनाते हुए गति करता है। कहने का मतलब ये हुआ। तो इन्होंने शॉर्टली बोला कि प्रत्येक गतिशील कण तरंग संबद्ध होता है। मतलब कोई भी गतिमान कण में तरंगे शामिल रहती हैं, वो तरंग युक्त रहता है। मतलब जब वो तरंग युक्त है, वो चल रहा है तो तरंगे चल रही हैं, इसका मतलब उसमें दोनों नेचर है। कण है तो कण का नेचर है ही, और जब चल रहा है तो तरंगे भी उसमें बनती हुई चल रही हैं, जिसका मतलब उसमें तरंग नेचर भी आ गया। तो इन्होंने बताया लुईस दी ब्रोगली ने कि प्रत्येक कण जब गति करता है तो अपने पीछे तरंगे छोड़ता हुआ चलता है। शॉर्टकट में इसी बात को इन्होंने बोला कि प्रत्येक गतिशील कण तरंग संबद्ध होता है। माने अगर कण गतिमान है तो कण के साथ साथ तरंगे उसमें जुड़ जाती हैं, ऑटोमेटिकली तरंगे का नेचर या तरंगे उसमें आ जाती हैं। तो प्रत्येक कण गतिशील कण, प्रत्येक गतिशील कण तरंग संबद्ध होता है, तरंग युक्त होता है, और इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या लुईस दी ब्रोगली के नाम पर ब्रोगली तरंगे कहा जाता है। और इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य निकाली जाती है, उसे हम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य या द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और आपने देखा कि आपके सामने द्रव्य तरंगों का कई स्पेशल उदाहरण है, दो। द्रव्य तरंगे फोटॉन होती हैं और द्रव्य तरंगे इलेक्ट्रॉन भी हैं, जिनमें ड्वेल नेचर हो, जिनमें द्रव्य माने पदार्थ, माने कण गुण हो और तरंग गुण हो, उसी को तो द्रव्य तरंग कहेंगे, मैटर में। और द्रव्य तरंगे आप जीवन में कौन कौन देख रहे हैं? दो, फोटॉनों को और, तो यहाँ पर जो है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य फोटॉनों की निकाली गई और इलेक्ट्रॉनों की। तो आप समझ गए बेटा, हमने क्या बताया बेटा? द्रव्य तरंगे। क्या बताया द्रव्य तरंगे मिस मीना जी? प्रत्येक गतिशील कण,
जो कण गति करता रहता है, कण है तो द्रव्यमान है उसमें, अगर कण गति कर रहा है तो उसके पीछे क्या बनती जाती है, तरंगे। तो गतिशील कण तरंग युक्त होता है, तरंग के साथ रहता है, और ऐसी तरंगों को द्रव्य तरंगे कहा जाता है। उदाहरण के रूप में फोटान और इलेक्ट्रॉन, इन तरंगों को डिब्रागली तरंग भी कहा जाता है, और इनकी तरंग दैर्ध्य को डिब्रागली तरंग दैर्ध्य या द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य। और अभी हम चल रहे हैं डेरिवेशन करने डिब्रागली तरंग दैर्ध्य का, और जैसा कि हमने बताया डिब्रागली तरंग दैर्ध्य द्रव्य तरंगों की आएगी, और द्रव्य तरंग दो है, फोटान है और क्या है, तो फोटानों की डिब्रागली तरंग दैर्ध्य अलग आएगी और इलेक्ट्रॉनों की डिब्रागली तरंग दैर्ध्य अलग आएगी। तो द्रव्य तरंग के क्या समझे, लॉक हियर, द्रव्य माने पदार्थ, माने में कण गुण हो, और तरंग मतलब जनता है। तो द्रव्य तरंगे क्या समझे बेटा, प्रत्येक, यहां देखो जरा, आवाज नहीं, गतिशील कण, कौन अरे, प्रत्येक गतिशील कण तरंग संबद्ध होता है। कोई भी कण अगर गति में है तो उसके साथ क्या है, तरंग, संबद्ध माने जुड़ी हुई, शामिल। प्रत्येक गतिशील कण तरंग संबद्ध होता है, ऐसी तरंगे द्रव्य तरंगे कहलाती है। प्रत्येक गतिशील कण तरंग संबद्ध होता है, ऐसी तरंगे द्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन्हें डी ब्रॉगली तरंग भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में फोटान और इलेक्ट्रॉन, आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, उदासीन कण फोटान। फोटान और इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली तरंग के उदाहरण हैं। इधर क्लियर, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य, चाहे दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहा और चाहे द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य कहा। ठीक है, दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, तो हम पहले फोटान के निकाला और फिर तो पहले फोटान के मान लेते हैं कोनो प्रकाश फोटान है और गतिशील है, तो कितने वेग से गति करे वो, सी वेग से, प्रकाश के चाल से, और ओके आवृत्ति मान लेता ही नहीं हुआ है। माना कोई प्रकाश फोटान सी वेग से गतिशील है, फोटान द्रव्यमान नियम है, इसका द्रव्यमान कुछ मान ले, कितना, सी वेग से गति करता द्रव्यमान नियम है, तो इसमें ऊर्जा हुए ना, आइंस्टीन चाचा के हिसाब से ऊर्जा ही बराबर, इसलिए फोटान ऊर्जा माने फोटान में कितनी ऊर्जा है, ई बराबर फोटान का हुआ। चूंकि प्रश्न यहाँ हम लोगों को लॉजिक है कि फोटान द्रव्य तरंग है, माने फोटान में दोनों गुण है, कण स्वभाव भी है, तरंग स्वभाव। अगर फोटान कण है तो उसकी ऊर्जा ही बराबर, लेकिन अगर फोटान तरंग है तो उसकी ऊर्जा यक्षणीय होगी। पुनः फोटान की आवृत्ति न्यू होने से फोटान ऊर्जा क्या होगी,
चूंकि न्यू बराबर सी अपान लेमडा। एक्चुअली में आप लोग कक्षा 10 में पढ़े हो, 8 में 9 में पढ़े हो, बी बराबर एन लेमडा, तरंग दैर्घ्य बी बराबर एन इंटू लेमडा। तो यहाँ वेग प्रकाश का सी है, आवृत्ति यहाँ न्यू है, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगी? याद रहा न्यू बराबर ए बराबर एस सी अपान। समीकरण 1 और 2 तुलना करें। 1 2 से रिडॉट एम सी स्क्वायर स्क्वायर और सी कट गया, एम सी बराबर लेमडी बराबर तरंग दैर्घ्य का सूत्र है, डेरिवेशन हो गया। चूंकि एम इंटू सी द्रव्यमान गुणे वेग समवेग, तो इसलिए लेमडी बराबर। तो बच्चों डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक आ गया। कहीं कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, हैरानी, एनीथिंग अगर हो तो बता दीजिए जी। इस प्रकार डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त हो गया। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक लेमडा बराबर एच अपान पी आया। तो यहां पर यह समझ में आ गया कि प्रत्येक गतिशील कण तरंग युक्त होता है, तरंग संबद्ध होता है, उसमें कण स्वभाव भी होता है और तरंग स्वभाव भी होता है, और ऐसे कणों को हम द्रव्य तरंग कहते हैं और इनकी तरंग दैर्घ्य डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य या द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य कहलाती है। फोटान और इलेक्ट्रॉन इसके वीआईपी उदाहरण हुए। और फोटान की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य डेरिवेशन आता है 3 नंबर का, बेटा कराए है, सरल लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक आप सभी समझ गए कि हमको बताना पड़ेगा। आप समझ गए कि अगर मान लें कोई प्रकाश फोटान यम द्रव्यमान का है, सी वेग से गतिशील है, तो उसकी ऊंचाई बराबर क्या होगी? एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन के हिसाब किताब से। और अगर फोटान की आवृत्ति न्यू हो तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़े हो, ऊर्जा ई बराबर एच न्यू। लेकिन हम लोग जानते हैं कि न्यू बराबर सी अपान लेमडा तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का रिलेशन है, तो ई का मान आ गया एच सी अपान लेमडा। समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दिए तो हमारा जो है लेमडा बराबर एच अपान पी या एच अपान एम सी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक आ गया। अब इसको याद रखना कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है? एच अपान पी, याद रहेगा। अब हम इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य निकालेंगे। किसकी निकालेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनो, सब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, मान लेना कोई इलेक्ट्रॉन है, यम द्रव्यमान का है, वी वेग से गतिमान है। क्या बोले? माना अब ये सी वेग से थोड़ी चलेगा, फोटान सी वेग से चलता है, ये तो कोई अलग वेग से चलेगा ना। माना कोई इलेक्ट्रॉन एम द्रव्यमान व वी वेग से गतिमान है। कितने वेग से गतिमान है? इसलिए इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या होगा बच्चों? P बराबर, मजा आई,
इसलिए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लेमडा एच अपान पी आए बता भाई से लेमडा बराबर एच अपान एम पी, यही होगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई से अगर लिखें तो सूत्र क्या होता है? और अगर हम इससे V जानना चाहें, 2 ऊपर गया, m नीचे आया, अंडर रूट भी आया। मजा आया? क्या निकाल लिए? इसलिए लेमडा बराबर एनी डाउट? ये हम अंदर ले जाओ, एम स्क्वायर बनेगा तो ये अंडर रूट 2me, कोई प्रॉब्लम? स्क्वायर गया तो एक m कट गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के एक सूत्र यहां आया, दूसरा सूत्र यहां आया। चूंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर E इंटू बी होती है, पढ़ाए हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन बी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित हो तो उसकी गतिज ऊर्जा E के या E बराबर E इंटू बी, याद आया? तो अब यहां मान रख दें तो लेमडा बराबर एच अपान अंडर रूट 2me/b। कोई डाउट? तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का 1 2 नहीं बल्कि कितने सूत्र पा गए हम लोग? एक आया एच अपान एम बी, दूसरा क्या आया एच अपान अंडर रूट 2me, तीसरा क्या आया एच अपान अंडर रूट 2me/b। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर हम जो है यहाँ इस सूत्र को देखें, तीनों सूत्र इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के हैं। अगर इस सूत्र को देखें तो हम इसमें कई चीजों का मान रख सकते हैं। एच का मान रख सकते हैं 6.6 × 10⁻³ 34। एम का मान रख सकते हैं 9 × 10⁻31। ई का मान रख सकते हैं 1.6 × 10⁻19। हल कर देंगे तो सब जो है सॉल्व हो जाएगा। चूंकि एच बराबर 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड, एम बराबर 9 × 10⁻31 किलोग्राम, ई बराबर 1.4 × 10⁻19 कूलम। याद आया? सब रख दो अगर तो लेमडा बराबर सब रख दोगे तो कट पिट जाएंगे, एम गायब हो जाएगा, ई गायब हो जाएगा, 2 गायब हो जाएगा, 12.27 अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। (10⁻10 आया होगा, एंगस्ट्रॉम लिख दिए हैं। अब इस सूत्र को आप समझो कि यह एक ऐसा सूत्र आ गया कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य इस सूत्र की वजह से डायरेक्ट आ जाएगी। डायरेक्ट का मतलब अगर क्वेश्चन कह दिया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन 1000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है, उसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बताओ, तो ये वाला सूत्र न लगाकर यही लगा देंगे, केवल विभवांतर का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे प्रकाश फोटॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है, और आपने दोनों तरंगदैर्घ्य निकाल करके हम पर उपकार किया। इसी के साथ ये चैप्टर